नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन अध्यापन को समर्पित यूट्यूब चैनल कमलेश शर्मा जान पर। हम राजनीति विज्ञान की अगली इस वार्ता में बात कर रहे थे महात्मा गांधी, जिसको हम अब निरंतर कर रहे हैं कि महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। इसके बाद वो भारत लौटे और भारत लौटकर कुछ दिन वकालत की और फिर ये वकालत के लिए अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से ये वापस लौटे 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद में 1916 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसके बाद 1917 में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर 1918 में अहमदाबाद में खेड़ा जिले में एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1919 में इन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में योगदान दिया। उसी समय आपको पता होना चाहिए कि 1918 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया, जिसे अप्रैल 1919 में इसके बाद रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जब भारत में विरोध हो रहा था तो डॉक्टर सत्यपाल और सफरुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। किसका विरोध कर रहे थे वो? रोलेक्ट एक्ट का। रोलेक्ट एक्ट क्या था? जिसमें ना अपील, ना दलील और ना वकील कर सकते हैं और बिना किसी कारण के भी जेल में डाला जा सकता है। तो इसके विरोध में जब विरोध कर रहे थे तो डॉक्टर सत्यपाल और सफरुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को तो ये घटना हुई। यानी अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हो रहा था। क्या हो रहा था? सभा का आयोजन। तो 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ और महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने इसे डायरशाही की संज्ञा दी, क्योंकि यहाँ गवर्नर जो जनरल था, गोली चलवाने का जो आदेश दिया था वो जनरल डायर ने दिया था, इसलिए इसे जनरल डायर के नाम पर डायरशाही कहा जाता है। और उसके बाद में महात्मा गांधी का अंग्रेजों के साथ विश्वास उठ गया और महात्मा गांधी ने इसी समय एक अच्छा अवसर ये पाया कि 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो अंग्रेजों ने कहा भारतीयों से, क्या कहा? अंग्रेजों ने किससे कहा? भारतीयों से कि तुम हमारी युद्ध में सहायता करो। ठीक है। इसी के साथ भारतीय जो मुसलमान थे उनको अंदेशा था। क्या अंदेशा था? कि अगर अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं तो वे जो तुर्की देश है, जिसको टर्की भी कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं, तो तुर्की को अपने अधीन कर लेंगे और तुर्की को अपने अधीन करके वहां के खलीफा पद को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो यहाँ हमारे भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ तो दे देंगे, लेकिन तुम तुर्की में जो खलीफा पद है उसे समाप्त नहीं करोगे। उस समय तो अंग्रेजों ने हाँ कर ली, लेकिन युद्ध जीतने के बाद तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया। उसके विरोध में भारत में मुसलमानों ने जो आंदोलन किया, उस आंदोलन का नाम ही क्या था? खिलाफत आंदोलन। और उस खिलाफत आंदोलन के समय महात्मा गांधी को एक अच्छा अवसर सूझा कि इस समय अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो हिंदू और मुसलमानों को एक किया जा सकता है। इससे अच्छा अवसर भविष्य में कभी प्राप्त नहीं होगा। फिर क्या हुआ? इसी के बाद 1920 में महात्मा गांधी ने इन सब घटनाओं के कारण एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन 1920 में चला, लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा नामक स्थान पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। उस जुलूस यानी हाँ, यात्रा उस तरीके से निकाली जा रही थी, विरोध यात्रा। उस जुलूस को पुलिस वालों ने रुकवाया। पुलिस वालों ने जब रुकवाया तो यहाँ की जो जनता थी
उसने उसका विरोध किया और उस जनता ने चोरी चोरा नामक जो स्थान है वहां पर जो पुलिस थाना था उसमें लगा दी आग और उसमें 22 पुलिस वाले जिंदा जल गए। इस घटना का जब पता लगा किसको, महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा आंदोलन मैं तो नहीं चलाऊंगा, मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। तो फिर 4 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का अपराध घोषित कर 7 वर्ष की सजा सुना दी। उसके बाद परंतु जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो 5 फरवरी 1924 को उनको जेल से मुक्त कर दिया, यानी छोड़ दिया। हालांकि इस आंदोलन के आधार पर, कौन से आंदोलन के आधार पर? असहयोग आंदोलन के आधार पर स्वराज्य तो प्राप्त नहीं हुआ। आपसे पूछ ले कि असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम रहा, तो देखिएगा कि स्वराज तो प्राप्त नहीं किया जा सका, परंतु इसने भारतीय राष्ट्रीयता में एक नवीन जीवन का संचार कर दिया। किसने? असहयोग आंदोलन ने। कूपलैंड ने कहा है कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने के साथ ही हिंदू मुस्लिम दंगे भी फिर से प्रारंभ हो गई। जो ही असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ तो हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए और गांधी जी को इन दंगों के मर्मांतक दुख पहुंचा, क्योंकि वो अहिंसावादी थे। और सन 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का क्या किया? अनशन भी किया। और इसी वर्ष वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कब चुने गए, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलग्राम। कौन से? बेलग्राम। भारत का कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ। कौन से गांव में? बेलग्राम। ये बेलग्राम कहां पड़ता है भाई? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। तो बेलग्राम अधिवेशन 1924 कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद सन 1922 के बाद, यानी 1922 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया। फिर 1930 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। 1920 से 22 तक तो चला असहयोग आंदोलन और 1930 में चला कौन सा? सविनय। विनय के साथ अवज्ञा। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश दिया। यानी इसको मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बता देता हूं कि 8 अगस्त कितना? 8 अगस्त 1942 के दिन शाम के समय ग्वालियर टैंक मैदान, ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में पड़ता है, तो ग्वालियर टैंक मैदान में एक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। विशाल सभा थी, बहुत बड़ी। उस सभा को संबोधित करते समय महात्मा गांधी ने नारा दिया। क्या नारा दिया? करो या मरो। भारतीयों से कहा, क्या कहा? करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। यह आप सबके लिए भी है, करो या मरो, डू एंड डाई, यानी आप करो या मरो। और एक और दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आंदोलन का नाम भी क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। 2 नारे दिए। और जब नारे दिए तो ये बहुत ही खतरनाक आंदोलन साबित हुआ और कहा कि सुबह होने से पहले हमें क्या चाहिए? आजादी चाहिए। बोर फटने से पहले आजादी चाहिए। ये शब्द थे किसके? महात्मा गांधी के। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जितने भी बड़े नेता थे उन सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। इसलिए जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये
एकमात्र नेतृत्व विहीन आंदोलन है, यानी इसका किसी ने नेतृत्व नहीं किया। और क्या हुआ इसी बीच, पढ़ते हैं अपन आगे, कि सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी जी के बीच में, इरविन के बीच में क्या हुआ? समझौता। ये क्या है सिस्टम, तो इसको भी समझ लो एक बार। हुआ क्या था, 1930, 1931 और 1932, इन 3 सालों में लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज का मतलब होता है कि एक मेज है, क्या है? एक मेज, और उस मेज के चारों तरफ बैठकर जो वार्ता होगी, इसी का नाम क्या रख दिया? गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन में हुआ था ये। कहां पर? ब्रिटेन। और जितने भी ब्रिटेन के अधीन जो उपनिवेश देश थे, उनके वहां के जो नेता थे, लीडरशिप करने वाले थे, बड़े बड़े नेताओं को वहां पर बुलाया, यहाँ पर। ठीक है। लेकिन इस समय भारत में कांग्रेस का नेतृत्व जो कर रहा था वो कौन था? महात्मा गांधी। तो हुआ क्या, गांधी जी जैसे मतलब बड़े बड़े नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी उस समय जेल में थे। इसलिए महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ था, इसमें उपस्थित नहीं हुए। फिर क्या हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। इरविन ने जाकर गांधी जी से कहा, ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने इरविन के ऊपर दबाव डाला। इरविन अंग्रेजों का आदमी था। इरविन के ऊपर दबाव डाला कि कैसे भी करके वो जो 1.5 हड्डी का आदमी है, कौन? गांधी जी, उसे यहाँ लेकर आओ गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी और इरविन के बीच में जो जो भी एग्रीमेंट हुआ, उसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1931 में। और 1931 के जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी को ले गए। गांधी जी के अलावा श्रीमती एनी बेसेंट भी थी। ठीक है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब क्या होता है देखो, कि इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया? यहाँ पर स्थगित कर दिया, यानी रोक दिया। इरविन के बीच में, गांधी जी के बीच में कुछ बातचीत हुई कि हम कर देंगे, मान लेंगे आपकी बात, तो ठीक है, स्थगित कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी का यह कार्य रचनात्मक राजनीति की दिशा में एक प्रयास था, लेकिन लीग के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश नौकरशाही के अपवित्र गठबंधन के कारण गांधी जी को अपने इस कार्य में सफलता नहीं मिली। अब क्या होता है, कुल मिलाकर फिर गांधी जी वहां गए गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में बात नहीं बनी तो बीच में छोड़कर आ गए। उसके बाद वहां बात क्या नहीं बनी, गांधी जी के बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में क्या हो गई? खटापटी हो गई, तो बीच में छोड़कर आ गए। फिर क्या हुआ कि जब यहां आ गए तो 1932 में पूना में, कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र में, गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कब हुआ पूना पैक्ट? 1932। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930। आगे देखो, तो 19 मई 1944 में जब गांधी जी जेल से रिहा हुए, तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की, यानी हर संभव प्रयास किए, किंतु मिस्टर जिन्ना जो पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़े हुए थे, गांधी जी देश के बंटवारे के विरोधी थे। जिन्ना देश बांटना चाहते थे, जबकि गांधी जी देश को एक रखना चाहते थे। किंतु ब्रिटिश नीति और मुस्लिम लीग की हठधर्मिता और हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण उन्हें विभाजन स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। किसको? यानी महात्मा गांधी को भी स्वीकार करना पड़ा कुल मिलाकर। फिर क्या हुआ, सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता बहुत सीमा तक गांधी जी के प्रयत्नों का ही परिणाम कही जा सकती है, क्योंकि एक दिन में तो स्वतंत्रता मिल नहीं गई, लंबे समय का संघर्ष था, जिसके बाद क्या मिली? हमें स्वतंत्रता मिली। तो इसके अतिरिक्त गांधी जी सार्वजनिक जीवन की विभिन्न दिशाओं में कार्य करते रहे। उन्होंने सदैव ही रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने पर क्या दिया?
बल दिया। रचनात्मक कार्यक्रम का मतलब जैसे चरखा चलाना वगैरह चलाए थे गांधी जी ने, कि कमा कर खाओ, कुल मिलाकर खुद करो, स्वावलंबी बनो, इस तरह की गांधी जी की नीति थी। और उनके द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता, दलितों का उद्धार, नारी कल्याण, ये चीज जरूर याद रखनी है लिखने के लिए। गांधी जी की नीति थी ना ये, क्या? हिंदू मुस्लिम एकता, दलितोद्धार, नारी कल्याण, मद्य का निषेध, धूम्रपान निषेध, हथकरघा। धूम्रपान का मतलब न केवल वो सिगरेट बीड़ी ओनली, बाद बाकी सभी जो नशीले पदार्थ है उन पर रोक। हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देना, चरखा कुटीर उद्योग वगैरह, और आदि की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के प्रयत्नों के बावजूद सांप्रदायिक तनाव बहुत अधिक बढ़ गया और अंत में सांप्रदायिकता की विषाक्त आग उनकी आहुति लेकर क्या हुई? शांत हुई। कुल मिलाकर 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का तो अंत कर दिया। किसने? नाथूराम गोडसे ने। और उस समय उनके मुंह से निकला हे राम। पूछा जाता है हे राम का नारा भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों भारत छोड़ो भी किसने दिया? महात्मा गांधी ने। उनकी मृत्यु के समय विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, क्या कहा था आइंस्टीन ने? कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी क्या कि उन जैसे हार्ड मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। किसके बारे में कहा है? महात्मा गांधी के बारे में। किसने कहा? आइंस्टीन ने। और महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर स्टेनले जोन्स ने लिखा कि हत्यारे की गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई गई थी, लेकिन गांधी शरीर से तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे, लेकिन जो उनकी विचारधारा थी, गांधीवाद जो था, वो कभी मर सकता है? तो उनका कहना था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद कभी नहीं। परंतु उनका फल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए, धरोहर बन गए। और हत्यारे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उन्हें क्या बना दिया? अमर बना दिया। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक क्या हो गए? बलशाली हो गए। कहते हैं ना कि मरा हाथी, जिंदा हाथी 1.25 लाख का तो जिंदा हाथी लाख का तो मरा हाथी 1.25 लाख का। उस तरह हो गए कौन? महात्मा गांधी। आगे अपन बात करते हैं गांधी दर्शन के प्रेरणा स्रोत क्या क्या रहे हैं। गांधी जी का दर्शन कहाँ से मिला, कैसे मिला, गांधी जी ने क्या सीखा, कहाँ से सीखा? तो महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रेरणा स्रोत को मूल रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। क्या हुआ कि पूर्वी स्रोतों में सबसे पहले उन पर अपनी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। ये पीछे बात कर चुके हैं अपन पिछले अध्याय क्लास में। उन्होंने अपनी माता से वैष्णव धर्म के संस्कार प्राप्त किए। माता पिता का जो संस्कार है वो तो बालक में अवश्य ही आता है। तो उनके जीवन और विचार पर अन्य प्रभावों में जैन और बौद्ध धर्म, गीता, उपनिषद और भारत के विभिन्न साधु संतों के उपदेश एवं प्रमुख रूप से जैन साधक श्रीमान श्री रायचंद्र जी के संपर्क का उल्लेख किया जा सकता है कि गांधी जी ने अपनी विचारधारा के मूल आधार क्या थे? सत्य और अहिंसा। क्या थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को जैन और बौद्ध दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर सत्य और अहिंसा पढ़ा होगा आपने। उन्होंने अपने प्रथम चरित्र लेखक एक मिशनरी डॉग को बताया था कि अहिंसक प्रतिकार की कल्पना मुझे सर्वप्रथम किसके द्वारा
श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से सूझी थी। यानी अहिंसा का विचार कहाँ से आया? श्यामलाल भट्ट के द्वारा लिखी गई एक कविता से, जिसका सारांश इस प्रकार था क्या कि यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे, क्या पिलावे? पानी, और तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। कोई आपके किसी कारण से दुश्मनी मान लो चाहे किसी भी मान लो, वो अगर आपका बुरा करता है और आप भी उसका बुरा करें तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर रहा? कुछ भी नहीं रहा। यह कहने का मतलब यही है कि अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। कर लेने दो उसको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5वें दिन तो उसको निश्चित रूप से अकल आ ही जाएगी। विभिन्न धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता का प्रभाव उन पर सर्वोपरि था और वे इस ग्रंथ रत्न को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। गीता को, श्रीमद् भागवत गीता को क्या कहते थे? आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। यानी कोई भी संदर्भ लेना है, कोई बात बतानी है तो आप गीता से बता सकते हैं। और गीता से उन्होंने निष्काम कर्म, कौन सा? निष्काम कर्म की अवधारणा ली कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म तो करोगे आप अगर आपकी सच्ची निष्ठा और आदर्श के साथ, नैतिकता के साथ, तो फल तो अवश्य मिलेगा। फल की चिंता ही मत करो, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये प्रश्नों की तो कोई वही नहीं है। क्योंकि अपन जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, जितना कर्म करेंगे उतना मिलेगा, और जब करेंगे तब मिलेगा। तो अपना कर्म करो। आगे कि गांधी जी की विचारधारा के पश्चिमी स्रोतों में बाइबिल, यहां पर तो उन्होंने मुख्य पुस्तक बताई है किसको? श्रीमद् भागवत गीता को। जैन धर्म, बौद्ध धर्म को बताया, और यहां किसको बताई है? पश्चिमी विचारधारा में बाइबिल को बताया है। किससे प्रभावित थे? बाइबिल से। विशेषतः उनका अध्याय का नाम भी बताया, पर्वत प्रवचन। कौन सा अध्याय? प्रवचन। तथा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछ लिया, टोल्स्टॉय, रस्किन और थोरो। टोल्स्टॉय, रस्किन और थोरो की रचनाएं हैं। गांधी जी ने पर्वत प्रवचन वाले भाग से इस बात को ग्रहण किया। कौन सी बात थी, कौन सा सारांश था जिसको गांधी जी ने उससे ग्रहण किया? कि अत्याचारी का प्रतिकार मत करो। जो अत्याचारी है उसका प्रतिकार मत करो, वरन जो तुम्हारे दाएं गाल पर चाटा मारे। गांधी जी ने ये सीखी है वहां से कि अगर तुम्हारे कोई दाएं गाल पर चाटा मारता है तो उसके सामने बायां गाल भी कर दो, और अपने शत्रु से क्या करो? प्रेम करो। लेकिन गांधी जी ने ये बात वहां से सीखी, लेकिन मैं आपको इस बात को नहीं बता रहा हूं। समझ रहे हो ना? कहीं ये समझ लो कि कमलेश जी गुरु जी ने बताई थी ये बात। शत्रु की पहचान होनी चाहिए अपन को कि कौन शत्रु है और कौन मित्र है। अगर समय पर अपन पहचान नहीं कर पाते हैं तो वो एक जो ऊपर से दिखने वाला मित्र जो हमारा परोपकारी बन रहा है, वो एक दिन घातक शत्रु बन सकता है, जिसे कहते हैं आस्तीन का सांप होना। क्या होना? आस्तीन का सांप मतलब विश्वासघाती मित्र। तो अपन को दूसरा गाल नहीं देना है, बराबर से टक्कर देनी है। गांधी जी ने सन 1896 ईस्वी में नेपाल जाते हुए रास्ते में अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई जॉन रस्किन की पुस्तक, बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है हर बार। जॉन रस्किन की पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट। जॉन रस्किन की पुस्तक का क्या नाम है? अनटू दिस लास्ट को पढ़ा और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सर्वोदय के नाम से, किस नाम से? सर्वोदय का नारा भी किसने दिया था? महात्मा
गांधी ने सर्वोदय के नाम से इसका गुजराती में अनुवाद कर दिया, अनटू दिस लास्ट का। इस पुस्तक से उन्होंने 3 बातें सीखी। अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक थी, जिसको सर्वोदय में अनुवाद किया था महात्मा गांधी ने, उससे कौन कौन सी बात सीखी? नंबर 1, एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में निहित है। एक व्यक्ति का हित सभी व्यक्तियों के हित में क्या है? निहित है। हमारा भला जब भी हो सकता है जब सबका भला होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक वकील के कार्य का भी करने का समान, एक वकील के कार्य का भी उतना ही महत्व है। कितना? वकील के कार्य का उतना ही महत्व है जितना कि नाई के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से आजीविका प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। नाई बाल काटता है तो पैसे लेता है, और वकील वकालत करता है तो उसे भी पैसे मिलने चाहिए। कहने का मतलब ये है। शारीरिक श्रम करने वाले किसान या कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। जो शारीरिक श्रम करता है वो किसान जो शारीरिक श्रम करता है, और कारीगर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। गांधी जी ने रस्किन से प्रभावित होकर बुद्धि की अपेक्षा चरित्र पर अधिक बल दिया। किस पर बल दिया गांधी जी ने? चरित्र पर बल दिया, कि आत्मिक बल को सर्वोच्च स्थान दिया। जीवन में राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में धर्म की महत्ता दी, और पूंजीपतियों से, किससे? पूंजीपतियों से अपेक्षा तथा आशा रखी कि वे मजदूरों के संरक्षक बने और उनसे पितृ तुल्य क्या करें? व्यवहार करें। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि आप मजदूर तो रखें, तो मजदूरों से ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हम अपनी संतान से करें। ऐसा नहीं कि उनके साथ शोषण किया जाए, उनका शोषण नहीं, प्यार से काम करवाओ। जितना प्यार से करवाओगे उतना बढ़िया रहेगा। उसके बाद पढ़ते हैं कि गांधी जी पर अमेरिकन राजनीतिकवादी लेखक श्रीमान हेनरी डेविड थोरो का भी प्रभाव पड़ा, और थोरो का सिद्धांत था कि भलाई को बढ़ाने वाले सभी लोगों तथा संस्थाओं के साथ सहयोग एवं बुराई को प्रोत्साहित करने वालों के साथ असहयोग किया जाना चाहिए। जो बढ़िया काम करते हैं उनको प्रोत्साहन दो, और जो बुरे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन मत दो, असहयोग करो। थारो मनुष्य की स्वाभाविक भलाई और राजहीन समाज के आदर्श में विश्वास रखता था, और दास प्रथा के प्रश्न पर उसने अमेरिकन सरकार के साथ निष्क्रिय प्रतिकार के मत का क्या किया था? समर्थन किया था। किस पर? दास प्रथा पर, कि दास नहीं रखने चाहिए। आप दास बनाकर मत रखो, आदमी को नौकर बनाकर मत रखो, बढ़िया रखो, अपने संतान की तरह रखो। उसका विचार था कि दास प्रथा जैसे नैतिक प्रश्न पर राज्य की आज्ञा भंग कर इस विषय से संबंधित कानून को तोड़ना चाहिए, और इस संबंध में अहिंसा का पालन अति आवश्यक नहीं है। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आपको अगर हिंसक भी होना पड़े तो आप हो सकते हैं। ये छूट दी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने थोरो की विचारधारा को संशोधित करते हुए इस पर बल दिया कि सरकार के अनैतिक कानूनों का विरोध तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हुए हमारा व्यवहार हिंसक नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक। थोरो ने तो कहा था कि हिंसक भी हो सकता है, लेकिन गांधी जी ने कहा था क्या होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए। थोरो की पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसऑर्डिनेंस ने भी उन पर पर्याप्त प्रभाव डाला। गांधी जी पर रूसी लेखक जिसका नाम क्या था? टोल्स्टॉय की रचनाओं का संक्षिप्त सुसमाचार क्या करें तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, इन्होंने भी प्रभाव डाला। ये पुस्तकें हैं टोल्स्टॉय की। संक्षिप्त सुसमाचार क्या करें और स्वर्ग तुम्हारे भीतर है ने भी प्रभाव डाला। इनमें से अंतिम पुस्तक का उन पर विशेष और स्थायी प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के अध्ययन
से पूर्व गांधी जी के मन में अहिंसा के संबंध में अनेक संदेह थे। इस पुस्तक ने उन सभी संदेहों का क्या कर दिया? निराकरण कर दिया। क्या कर दिया? निराकरण कर दिया। और उपयुक्त विचारकों तथा उनकी रचनाओं के अतिरिक्त गांधी जी पर कार्लायल की वीर पूजा तथा हजरत मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारियों के जीवन चरित्र का भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर ले, ताकि आपको इस तरह की शानदार वीडियोज आगे मिल सके। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने में मदद करें। धन्यवाद। आपका अपना दोस्त कमलेश शर्मा अजान। आगे की वार्ता के लिए हम फिर मिलते रहेंगे, इसलिए एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दे जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।